In this video, we are going to discuss test number 15 of class 10 CBSE at RN classes. The paper was in two parts, paper 1, paper 2. We are beginning with discussion of paper 1. और paper 1 में we are starting with question number 1. Let's read the question. The value of 1 over sine 30 degree minus root 3 into secant 30 degree is. Options are there. अब इसमें क्या करना है हमने? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है. भाई अगर हम देखें तो ये एंगल्स कैसे हैं? These are standard angles. अब 1 बाई साइन 30 डिग्री. अच्छा 1 बाई साइन रेशियो क्या होती है? कोसिकेंट रेशियो. तो दिस इज बेसिकली कोसिकेंट 30 डिग्री और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू पता है हमारे को, दैट इज 2 माइनस रूट 3 इंटू सीकेंट 30 डिग्री. सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू भी पता है हमारे को, क्या होती है? इट इज 2 बाय रूट 3. तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट करी, रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 गिव्स मी 0. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Now we discuss question number 2. In the given figure, ये figure given है, the value of sin B into cos C plus sin C into cos B is. Options are there. अब यहां से मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है. sin B, B एंगल के रेस्पेक्ट में साइन रेशियो. साइन रेशियो क्या होती है, कैसे डिफाइन करिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कौन सा? एंगल के अपोजिट. तो इसके अपोजिट तो ये है, मींस ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी. अब ये 6 है, ये 10 है. आई कैन इजीली फाइंड AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड दैट कम्स आउट टू बी 8. अब मैं साइन B लिख सकता हूं. साइन B क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपोजिट टू द एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8 बाई 10, 4 बाई 5 इंटू कॉस C. कॉस C क्या है? इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस रेशियो. कॉस रेशियो क्या होती है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और बेस कौन सा? एंगल के एडजेसेंट. तो 8 बाई 10 दैट इज 4 बाई 5 प्लस साइन C, साइन ऑफ दिस एंगल, इसके रिस्पेक्ट में साइन रेशियो परपेंडिकुलर दैट इज अपोजिट टू द एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 6 बाई 10 दैट इज 3 बाई 5 इंटू कॉस B. इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस रेशियो. कॉस रेशियो क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कौन सा? एंगल के एडजेसेंट. तो 6 बाई 10 दैट इज 3 बाई 5. तो 4 बाई 5 इंटू 4 बाई 5 16 बाई 25 प्लस 3 बाई 5 इंटू 3 बाई 5 9 बाई 25. इसको ऐड करा तो ये आ गया 25 बाई 25 दैट इज 1. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज. ऑप्शंस आर देयर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बताना है. वर्टिसेस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन. अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे वन वर्टेक्स इज 0, 0 मीन्स द ओरिजिन. वन इज 0, 4, तो 0, 4 पॉइंट विल बी समवेयर हियर. And another one is 3, 0. Point will be on x-axis. So this one. This is 3, 0. This is 0, 0, and this is 0, 4. इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. अब इसका पेरीमीटर बताना इज वेरी सिंपल. क्यों? ये डिस्टेंस पता लग गया 3, ये भी पता लग गया 4.
अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी तो पता लग गया यूजिंग पाइथागोरस, दैट इज 5। वंस ये तीनों आ गए तो पेरीमीटर क्या हुआ? 3 + 4 7 + 5 12। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। So now we'll discuss question number 4. The value of sin cube theta plus cos cube theta upon sin theta plus cos theta plus cos cube theta minus sin cube theta upon cos theta minus sin theta is, फिर ऑप्शंस दी हुई। अब हमारे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। यहां पर अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो देखते ही कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, sin cube theta plus cos cube theta over sin theta plus cos theta. This is of the form a cube plus b cube upon a plus b. और हमने क्लास 9th में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब को मैं लिख सकता हूं a प्लस b, दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू a स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, माइनस ab, तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, प्लस b स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो sin थीटा प्लस cos थीटा तो कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। ये पता क्या बना? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस अब यहां पर अगर हम देखें cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या है ये? a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a माइनस b। इसकी भी फैक्टराइजेशन आती है हमारे को, जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ab, दैट इज cos थीटा इंटू sin थीटा, प्लस b स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब cos थीटा माइनस sin थीटा तो कैंसिल हो गया, यहां से पता क्या आया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, इधर था प्लस, अब क्या हुआ? ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 + 1 दैट इज 2। So which option is the correct one? A option is the correct one. We'll now discuss question number 5. If A comma B is the center of a circle passing through 0, 0, -2, 1 and -3, 2, then 2 into A plus B is, options are there. देखो हमारे को ये बताना है 2 into A plus B किसके इक्वल है, और A comma B क्या दे रखा है? सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा है, तो क्या गिवन है? 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल, पॉइंट्स हैं 0, 0, एक पॉइंट है -2, 1 और एक पॉइंट दे रखा है -3, 2 एंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज A, B। इस सर्कल का सेंटर है A, B। अब हमारे को इसकी वैल्यू बतानी है 2 into A plus B। ये वैल्यू तो तब पता लगेगी जब हमें A भी पता लग जाए और B भी पता लग जाए। उसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और जो सर्कल है इट पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब सेंटर ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस अगर मैं यहां से बात करूं, ये दैट इज रेडियस, यहां से इस पॉइंट की बात करूं तो ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई ए और बी फाइंड करना है तो ए और बी में क्या ढूंढना पड़ेगा? रिलेशन। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को इधर ज्वाइन करता हूं सेंटर को, तो ये डिस्टेंस इसके भी इक्वल है।
ये तीनों क्या है, रेडियाई। तो रिलेशन सेटअप करने के लिए हम इन दो डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। अब ये डिस्टेंस इक्वेट करना है, तो ये डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ a minus 0, that is a square, plus b minus 0, that is b square, is equal to, अब ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस के इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल है। ये है a, b, ये है -2, 1, तो यहां पर भी मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ a minus -2, तो a plus 2 होल स्क्वायर प्लस b minus 1 होल स्क्वायर। ठीक, अब a और b में एक रिलेशन मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग कर दी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी स्क्वेयरिंग करी तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इसको ओपन कर देते हैं। दिस बिकम्स a प्लस 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a into 2, that is 4a, plus 2 square, that is 4, plus b minus 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर minus 2ab, तो minus 2b plus 1। अब यहां पर अगर हम देखें a स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो गया, b स्क्वायर इधर भी है, एक रिलेशन a और b में मेरे को मिल गया, दैट इज 4a minus 2b, 4a minus 2b is equal to -5, 4a minus 2b is equal to -5। अब एक रिलेशन तो a और b में मिल गया, इन ऑर्डर टू फाइंड a एंड b आई नीड अनदर रिलेशन। तो अभी मैंने कहा कि ये दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, बिल्कुल ठीक है, ये दो डिस्टेंसेस भी तो इक्वल हैं, तो दूसरा रिलेशन सेटअप करने के लिए हम यहां से चले जाते हैं। तो ये डिस्टेंस तो अभी हमने लिखा ही था, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस लिखना है, तो a माइनस -3, दैट इज a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दी, इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, that is b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4। अब यहां पर अगर हम देखें a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आ गया, हमारे पास आ गया 6a माइनस 4b इज इक्वल टू -13। ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब a और b में दो रिलेशंस आ गए, आई थिंक now the question becomes very simple. We can solve these two equations simultaneously to get the values of a and b. इसको solve करते हैं तो we get a as 3/2 and b as 11/2। अब हमने किसकी वैल्यू बतानी थी, 2 into a plus b, तो 2 into 3/2 plus 11/2, that is 14/2। तो answer is 14। So which option is the correct one? D option is the correct one. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। If 1 0 of x square minus 20x plus k is square of the other, then k is equal to, ऑप्शंस दी हुई है, क्या दे रखा है, 1 0 of this polynomial is square of the other। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k कहां पे इन्वॉल्व है, कोफिशिएंट्स में, तो जीरोस में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो 1 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरी जीरो हो गई अल्फा स्क्वायर। इन दोनों में सम ऑफ जीरोस हमें पता है क्या होता है, इट्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -20, इसका नेगेटिव 20 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये आ गया। और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो k/1 दैट इज k। अब अगर मुझे k निकालना है तो यहां से मेरे को पता लगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू k। तो जब तक अल्फा नहीं मिलेगा तब तक k की वैल्यू नहीं मिलेगी।
अब उसके लिए ये रिलेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 20, इसको सिंप्लीफाई कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। यहां से अल्फा की दो वैल्यूज आ जाती हैं मेरे पास, एक 4 और एक -5। अब k तो है अल्फा क्यूब, तो पहली वैल्यू 4 पुट करें, 4 का क्यूब 64, तो k आ गया 64। ऑप्शन इज अवेलेबल डेफिनेटली, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? C option is the correct one. Next is question number 7. The number of real zeros of the polynomial x minus 1 whole square plus x minus 2 whole square plus x minus 3 whole square is A option, B option, C option, D option. देखो इस पॉलिनोमियल की कितनी रियल जीरोज है, नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये बताना। अब भाई क्या ध्यान में आता है, इसकी जीरोस फाइंड कर लो, फिर बता देंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे। बट अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो आंसर दिख रहा है। देखो ये एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, ये भी एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, ये भी एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, तो 3 स्क्वायर्ड क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो डेफिनेटली इन तीनों का सम क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो तीनों का सम ग्रेटर देन 0 होगा। मींस ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए तो पॉलिनोमियल को 0 बनाना पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल 0 कब बनेगा? जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? जब x को 1 रखेंगे। x को 1 रखने से ये तो 0 बन गया, क्या ये 0 बना? क्या ये 0 बना? तो पॉलिनोमियल 0 नहीं बना। अच्छा ये 0 कब बनेगा? जब हम x को क्या रख देंगे? 2। x को 2 रखा तो ये तो 0 बन गया, बट क्या ये 0 बना? क्या ये 0 बना? नहीं बना। इसको देख लेते हैं, ये 0 कब बनेगा? जब हम x को क्या रखेंगे? 3। x को 3 रखने से ये तो 0 बना, क्या ये बना 0? क्या ये बना 0? नहीं बना। इसका मतलब है x को 1 रखा तो ये 0 बना, ये दो नहीं बने। 2 रखा तो ये 0 बन गया, ये दो नहीं बने। 3 रखा तो ये 0 बना, ये दो नहीं बने। इनफैक्ट आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, this polynomial will never become equal to 0. So how many real zeros this has? It has no real zero, that is D option. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, एंगल ACB is 60 degree, angle ADB is 30 degree, CD is 4, CD भी दे रखी है 4, then AB and BC respectively are, AB and BC respectively are, AB और BC की लेंथ पे जाना। देखो यहां पे 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स गिवन है, इन दोनों लेंथ्स को आपको इन्वॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि स्टैंडर्ड एंगल्स का यूज हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कर सकते हैं। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो BC की अगर मैं बात करूं, BC हमने फाइंड करना है, लेट BC इज इक्वल टू x। अब जैसे ही मैंने BC को मान लिया x, ये 60 डिग्री है, तो आई कैन फाइंड AB इन टर्म्स ऑफ x। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से मेरे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x √3। यहां तक तो बिल्कुल इजीली हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, ये x √3 है, ये एंगल 30 डिग्री का है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ये पूरी साइड कितनी हो गई? 4 + x, तो क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x √3 अपॉन x + 4 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया 3x इज इक्वल टू x + 4, तो यहां से आ गया
2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ये आ गया 2। अब अगर ये 2 आ गया तो a भी आ जाएगा, x√3 कितना 2√3। तो a भी आया 2√3 और bc आया 2। तो 2√3 and 2 क्योंकि रिस्पेक्टिवली है तो ऑर्डरिंग विल मैटर, 2√3 and 2। So which option is the correct one? C option is the correct one. Now we discuss question number 9. If the pair of linear equations 70x plus ky plus k equal to 0 and 14x plus 2y equal to k minus 12 has infinitely many solutions, then the value of k is, k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, दिस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन पेयर कब होता है? कंडीशन अगर ध्यान में हो तो a1 by a2 that is 70 by 14 is equal to b1 by b2 that is k by 2 is further equal to c1 by c2 is k upon, अब ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दिस बिकम्स 12 माइनस k। ये रेशियोज इक्वल होनी चाहिए, देन वी विल से दिस पेयर हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, k कम्स आउट टू बी 10। अब k 10 आ गया, ये भी 5 है, ये भी 5 हो गया, तो इधर भी चेक करते हैं ये रेशियो इक्वल बनती है। तो 10 अपॉन 12 माइनस 10 दैट इज 2, तो 10 by 2 इज 5, तो k इज इक्वल टू 10। तो विच ऑप्शन? A option is the correct one. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If the distance between the points 6, -4 and -1, p is under root 85, then sum of all possible values of p is A option, B option, C option, D option। क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज √85। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात हुई है, मींस वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 - 6, तो -7 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा p -4 that is p plus 4 whole square is equal to under root 85। इसको सॉल्व करना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, p की वैल्यूज पे जाना है, तो हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो अंडर रूट तो खत्म हो गया, इसको ओपन करा, ये आ गया 49 प्लस p plus 4 होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2ab that is 8p plus d स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, ये हो गया 85। ये बन गया p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 65 माइनस 85, तो -20 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया? p प्लस 10 इंटू p माइनस 2, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो p की दो वैल्यूज आ गई, एक -10 और एक +2। अब हमें क्या बताना है? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, p की दो वैल्यूज पॉसिबल है, -10 एंड 2, -10 और 2 का सम -8। विच ऑप्शन? C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 4620 इज 1, 2, 6 and 5। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे किस नंबर के? 4620। अब 4620 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, उसकी डिटेल में मुझे नहीं जाना। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन जाती है।
अब हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स, 2, 3, 5, 7, 11. These are the distinct prime factors. So how many are there? 5. Which option? D option is the correct. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. What it says, the solution of the pair of equations, this and this is. इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करिए तो हमारे को इसका सोल्यूशन निकालना है. यहां पर अगर हम देखें 4x प्लस 5y, वेरिएबल तो दो हैं, बट अभी यहां पर जो वेरिएबल है, यहां पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में. इस टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. भाई 1/x को अगर मैं a पुट कर दूं, 1/x को क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, this becomes 4a plus 5y is equal to 7. The second equation becomes 3a plus 4y is equal to 5. यहां से सॉल्व करके मेरे को किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, a और y की. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड. तो इधर है 4a, इधर है 3a, तो दोनों को 12a बना सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, और सेकेंड इक्वेशन को 4 से. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 12a plus 15y is equal to 21. The second equation becomes 12a plus 16y is equal to 20. अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करा तो साइन चेंज, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो माइनस y इज इक्वल टू 1. तो y इज इक्वल टू -1. y -1 आ गया. अब हमने तो x भी निकालना, ठीक है. तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो a पता लग जाएगा. y की वैल्यू -1 पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, क्या बना, 4a minus 5 is equal to 7. तो 4a is equal to 12, a is equal to 3. a आ गया 3. a था क्या, 1/x. तो 1/x is 3, तो x is 1/3. x 1/3, y -1. ऑप्शन देखें, x is 1/3, y is -1. तो which option? A option is the correct one. Now next question, question number 13. The ratio in which the point P 2, -5/6 divides the line segment joining the points A -3, 5 and B 3, -2 is. Options are given. What we have to do, the ratio in which this point divides the line segment joining this and this. A point -3, 5, B point 3, -2. The ratio in which this point divides this line segment. Suppose this is the point P, 2, -5/6. Ratio हमने फाइंड करनी है. Let the ratio be k/1. So we need to find the value of k. K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं using the section formula. So x coordinate of this point 2 is equal to k into 3k plus 1 into -3 upon k plus 1. ये बन गया 2k plus 2 is equal to 3k minus 3. तो यहां से आ गया k is equal to 5. तो which ratio? k/1. तो 5/1. तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? B option is the correct one. Next question, question number 14. The sum of two numbers is 184 if 1/3 of the first exceeds 1/7 of the other by 8, then the first number is. Options are there. क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 184. एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर हो गया 184 - x. लेट दिस बी द फर्स्ट नंबर, दिस बी द सेकेंड नंबर. उसके बाद क्या बोला है? 1/3 ऑफ द फर्स्ट, इसका 1/3.
मीन्स x by 3 exceeds, ये एक्सीड कर रहा है किसको? 1/7 ऑफ द अदर नंबर का 1/7, 184 minus x by 7. This number exceeds this number by 8. So this number is equal to this number plus 8. इसको सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x. क्यों? फर्स्ट नंबर बताना. अब इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं. x by 3 is equal to, यहां पे क्या करें? एलसीएम ले लें. 7, तो 184 minus x plus 8 7 the 56. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 7x is equal to 184 plus 56 is 240. 240 into 3 is 720. Minus 3 into x, तो minus 3x. तो ये बन गया 10x is equal to 720. x comes out to be 72. So which option is the correct one? The first number is 72. C option. Next is question number 15. The decimal expansion of the number 147 upon 2 raised to the power 7 into 5 power 4 into 3 will. Options are there. Terminate after 3 decimal places, after 4 decimal places, terminates after 7 decimal places, and D option is it will never terminate. तो हमारे को ये देखना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहले टर्मिनेट होगी कि नहीं होगी. तो ये अगर हम देखें तो इट इज 147 अपॉन 2 raised power 7 into 5 raised power 4 into 3. टर्मिनेट होगी कि नहीं होगी ये चेक करने के लिए डिनोमिनेटर में देखो 2 और 5 के साथ एक फैक्टर भी पड़ा है, दैट इज 3. देखते हैं क्या ये 3 न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है. तो जब हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं 147, 1 plus 4 5 plus 7 12 डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3 है, ये बन गया 49. तो 3 तो कैंसिल हो गया. अब डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 की पावर n. दैट मीन्स दिस नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग तो है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी वो अगर हम देखें 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 4 है, तो यहां पे 10 की पावर 7 क्रिएट हो सकती है अगर मैं इसको 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं. तो जैसे ही मैंने ये करा तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 10 raised to the power 7 means the decimal expansion will definitely terminate after how many decimal places? 7 decimal places. So which option is the correct one? C option is the correct one. तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. Secant A plus tangent A into 1 minus sin A is equal to A option, B option, C option, D option. भाई ये किसके इक्वल होगा? मीन्स इसको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब ये किसके इक्वल होगा? यहां पर अगर हम देखें सीकेंड और टेंजेंट है, यहां पे साइन है. अब देखो ये रिलेशन सीकेंड और टेंजेंट का साइन और कॉस के साथ होता है. तो अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लें तो मे बी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए. देखते हैं. तो सीकेंड ए को जब मैंने लिखा तो ये बन गया 1 by cos A प्लस टेंजेंट ए को साइन कॉस में लिखा तो ये बन गया sin A by cos A इंटू 1 minus sin A. अब अगर हम देखें तो ये क्या बना? 1 plus sin A अपॉन cos A इंटू 1 minus sin A. अब अगर आप देखो तो 1 plus sin A 1 minus sin A, A plus B इंटू A minus B क्या बन गया? 1 minus sin square A और डिनोमिनेटर में क्या है? cos A. तो 1 minus sin square A क्या होता है? cos square A. तो cos square A अपॉन cos A, cos A से स्क्वायर कैंसिल हो गया. किसके इक्वल आया ये? cos A. तो विच ऑप्शन? D option is the correct one. Now we discuss question number 17. Match the columns. अब इसमें क्या है? फर्स्ट में एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, सेकंड में एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, थर्ड में एक पेयर ऑफ, 3 पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम.
और सेकंड कॉलम में क्या है, 3 डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं भाई, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, consistent pair of equations having a unique solution, consistent but dependent pair of equations. तो मैचिंग करनी है हमने, किस पेयर को किसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस जो हैं वो यूज होंगी, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो फर्स्ट पेयर के लिए अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट पेयर के लिए अगर मैं बात करूं तो a1/a2 दैट इज 3/5, b1/b2 5/6। क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं आया मीन्स ये कैसा पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर, यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट बट हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, तो विच ऑप्शन मैचिंग होगी, ए की सॉरी 1 की बी के साथ। अब सेकंड पेयर को देखते हैं। सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x - 7y = 5, 4x - 10 = 14y। क्या रेशियो बनी, a1/a2 2/4, b1/b2 तो -7/-14। तो ये दोनों इक्वल आ गई, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों तो इक्वल आ गई, 1/2 1/2। अब फर्दर चेक करते हैं c1/c2, तो इसको इधर रखा तो -5/-10। अब मेरे को ये बताओ, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों रेशियोज इक्वल आ गई, मीन्स पेयर कैसा हुआ, कंसिस्टेंट हुआ एंड डिपेंडेंट। तो विच सी ऑप्शन के साथ इसकी मैचिंग हो जाएगी, तो 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी। अब थर्ड पेयर को देख लेते हैं। थर्ड पेयर क्या है, x - 9y = 7, 5x - 45y = 7। तो x/5 तो 1/5 आ गया यहां से, -9/-45 अगेन 1/5 और 7/7 ये आ गया 1। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो a के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी, तो 1 की b के साथ, 2 c के साथ और 3 a के साथ। चेक करें, 1 b के साथ इधर है, इधर है, 1b 2c 3a, तो b option is the correct one. We'll now discuss question number 18. If 5 cot theta is equal to 4, then the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon sin theta plus 2 cos theta is 5/14, 3/4, 1, none of these. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। गिवन है 5 cot theta is equal to 4, 5 cot theta equal to 4, तो यहां से आ गया cot theta is equal to 4/5। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है भाई। अगर इसमें cot theta होता तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू प्लेस कर लेता, वैल्यू आ जाती। अगर आप देखो cot theta होता क्या है, cot theta होता है cos theta by sin theta। तो ये sin और cos में एक्सप्रेशन है, तो यहां से मैं cot theta क्रिएट कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं न्यूमरेटर को sin थीटा से डिवाइड करूं तो पता क्या बनेगा न्यूमरेटर, 5 - 3 cos theta by sin theta दैट इज 3 cot theta अपॉन sin theta by sin theta 1 प्लस 2 cos theta by sin theta इज cot theta। ये आ गया, और cot theta की वैल्यू 4/5 है, यहां प्लेस कर देते हैं। ये आ गया 5 - 3 × 4/5, तो 12/5 अपॉन 1 प्लस 2 × 4/5 दैट इज 8/5। तो ये क्या बना, 25 - 12 13/5 अपॉन 5 + 8 13/5।
क्या बन गया ये? दिस इज इक्वल टू 1. विच ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. इफ द डिस्टेंसेज ऑफ पी x, y from a -1, 5 and from b 5, 1 are equal, then 4 options are there. x और y में रिलेशंस दे रखे हैं. अब बताया क्या है? डिस्टेंसेज ऑफ this point from A and B are equal. तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x plus 1 whole square plus y minus 5 whole square. सिमिलरली इसका डिस्टेंस यहां से भी लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square. अब क्या बोला है? These distances are equal. भाई x और y में रिलेशन तभी मिलेगा, गिवन कंडीशन को लिख लिया. अब जैसे ही मैं स्क्वेयरिंग करूंगा ये कैंसिल हो गया. क्या आ गया हमारे पास? ये चीज आ गई. ओपन कर देते हैं. ये हो गया x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, इसको ओपन करा, प्लस y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको ओपन करा, ये हो गया x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 प्लस यहां पे y स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1. अब अगर हम देखें x स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, y स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल हो गया. क्या आ गया? x और y में रिलेशन मिलेगा 2x और माइनस 10x इधर है, इस साइड पे ले आए तो ये हो गया 12x. 1 प्लस 25 और इधर 25 प्लस 1, ये पूरा का पूरा तो इधर से कैंसिल हो गया. क्या बचा? माइनस 10y और इधर माइनस 2y. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 10y, तो 8y. तो 12x इज इक्वल टू 8y, दैट इज 3x इज इक्वल टू 2y. तो इनमें से 3x इज इक्वल टू 2y. B option is the correct. And now the last question of paper 1, that is question number 20. Let's read it. 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together at 12:17 p.m., then the time they will beep again for second time is. क्या बोला है? 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals. The first one after every 50 seconds, the second one after every 48 seconds. They first beep together at 12:17 p.m. Then the time they will beep again for the second time is. वो टाइम निकालना है. When they will beep again. अब देखो, दो क्लॉक्स की बात हो रही है. Say clock 1, clock 2. The first one, उसका जो अलार्म है, it rings at regular intervals of 50 seconds. तो 50 seconds के बाद रिंग हुआ. फिर 50 seconds के बाद नेक्स्ट टाइम कब रिंग हुआ? आफ्टर 100 seconds. Then again after 50 seconds, तो 150 seconds and so on. Similarly, जो सेकेंड क्लॉक है उसका जो अलार्म है, इट रिंग्स आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स. मीन्स 48 सेकेंड्स के बाद रिंग हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम कब रिंग होगा? अनदर 48 सेकेंड, दैट इज 96 सेकेंड. देन अगेन आफ्टर अनदर 48 सेकेंड, दैट इज 144 सेकेंड्स एंड सो ऑन. तो अलार्म्स विल कीप ऑन रिंगिंग, बट दे रिंग टुगेदर एट व्हाट टाइम? 12:17. अब 12:17 पे तो the alarms of both the clocks rang together. उसके बाद it will keep on ringing after every 50 seconds and the alarm of this clock will keep on ringing after every 48 seconds. But हमें तो वो निकालना है, they will beep again for the second time.
फर्स्ट टाइम दे बीप टुगेदर एट 12:17। तो उसके बाद वो दोबारा कब बीप करेंगे? मीन्स वो एक ऐसा टाइम होगा जो इस क्लॉक में भी कवर होगा और इस क्लॉक पे भी कवर होगा। मीन्स इसका अलार्म भी बजेगा उस टाइम पे, इसका अलार्म भी बजेगा। अब वो टाइम हम कैसे निकालें? अगर आप ऑब्जर्व करो तो 50, 100, 150 एंड सो ऑन, यहां पे क्या आ रहा है? ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 50। और यहां पर अगर हम देखें 48, 96, 144 एंड सो ऑन, ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 48। अब एक ऐसा टाइम है जो इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें तो मल्टीपल्स ऑफ 50 है, इसमें मल्टीपल्स ऑफ 48 है। मीन्स वो एक ऐसा मल्टीपल होगा जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मीन्स इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मीन्स इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 50 एंड 48 ये हम निकाल सकते हैं भाई। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है हमारे को, दैट इज 2 into 5 स्क्वायर, और 48 की आती है 2 raised to the power 4 into 3। ये हम कर सकते हैं। तो यहां से अगर मेरे को एलसीएम लिखना है, एलसीएम में हम लेते हैं फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर इज 4, तो 2 raised to the power 4 into 3 into 5 स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आ गया। अब ये एलसीएम आ गया। अब हमने देखना है कि कितनी देर के बाद, तो वो टाइम निकालना है, तो इतने सेकंड्स आ गए। तो अगर मेरे को मिनट्स में निकालना है तो आई विल डिवाइड दिस बाय 60। 60 से डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 320, 5 से कर दिया तो 4, और 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह गया 2 स्क्वायर। ये क्या बचा? 2 स्क्वायर 4, 4 into 5 20 मिनट्स। तो ये मिनिमम टाइम है जिसके बाद दे विल बीप टुगेदर अगेन। तो 12:17 के बाद 20 मिनट्स मोर मीन्स द क्लॉक रीचेज 12:37। विच ऑप्शन? A option is the correct one. So now we begin with the discussion of paper 2. Question number 1. Write the value of 1 by sin 45 minus sin 45 degree into 1 by cos 45 minus cos 45 degree into tan 45 degree plus 1 by tan 45 degree. देखो सारे एक्सप्रेशन 45 डिग्री का एंगल यूज हुआ है। 45 डिग्री इज अ वेरी नाइस एंगल, स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यूज पता है, तो हम स्ट्रेट अवे वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। 1 बाय साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, दैट विल बिकम रूट 2 माइनस साइन 45 इज 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2, तो 1 by root 2 becomes root 2 minus cos 45 is 1 by root 2 into tan 45 degree 1 plus 1 by tan 45, 1 by 1 that is 1। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया, तो इट becomes 2 minus 1 1। Similarly this becomes 1 by root 2 and this is 2, तो ये हो गया 1 by 2 into 2, that is 1, which is the final answer. Now question number 2. If the point C k, 4 divides the join of A 2,6 and B 5,1 in 2:3, then write the value of 25k. हमें वैल्यू लिखनी है 25k की। 25k की वैल्यू लिखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है? k। k कहां पे इन्वॉल्व है? k, 4 divides this line segment joining these 2 points. तो ये पॉइंट 2,6, ये पॉइंट 5,1, जो C पॉइंट है इट डिवाइड्स दिस, C पॉइंट इज k, 4 इन 2:3, ये 2:3 में डिवाइड करना है। We have to find the value of 25k. k फाइंड करना है,
k इन्वॉल्व हो रहा है x कोऑर्डिनेट में, k की वैल्यू निकालनी है। सो k इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला 2 into 5 10 प्लस 3 into 2 6 अपॉन 2 plus 3 that is 5। यहां से आ गया 5k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 16 बाय 5। अब हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? 25k। तो 25 इंटू 16 बाय 5, 5 5 25। तो आंसर 5 इंटू 16 दैट इज 80। तो फाइनल आंसर इज 80। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। If HCF of 253 and 440 is 11 and LCM of these two numbers is 253 into R, then write the value of 7 by 8R। हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू मिल जाएगी प्रोवाइडेड R की वैल्यू मिल जाए। R कहां पे इन्वॉल्व है? LCM of these two numbers is 253 into R। HCF गिवन है, दोनों नंबर्स भी गिवन है। तो HCF और LCM और नंबर्स में क्या रिलेशन होता है? HCF इंटू LCM, तो 11 इंटू 253 इंटू R is always equal to the product of the numbers, that is 253 into 440। ये इक्वल है। R की वैल्यू लिखनी है, तो R की वैल्यू आ गई 253 इंटू 440 अपॉन 11 इंटू 253। ये कैंसिल हो गया, तो R कम्स आउट टू बी 40। हमने वैल्यू लिखनी है 7 बाय 8 इंटू R दैट इज 40। तो 8 5 तो फाइनल आंसर इज 35। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ A comma B is the solution of the pair of equations 2x minus 3y equal to 2 and x plus 2y is equal to 8, then write the value of 7 into A plus B। हमें इसकी वैल्यू लिखनी। इसकी वैल्यू मिल जाएगी अगर हमें A मिल जाए और B मिल जाए। और हमें क्या गिवन है? A comma B जो है इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम लिख ही सकते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मुझे कोफिशिएंट्स को क्या बनाना है? इक्वल बना सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाया तो यहां पे 2x करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ये सब्ट्रैक्ट करा, साइन चेंज हो गए, दिस गेट्स कैंसल्ड। माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y, 2 माइनस 16 इज माइनस 14। तो y कम्स आउट टू बी 2। y को 2 पुट करा, आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4। अब x आ गया 4, y आ गया 2। तो a कॉमा b मीन्स 4 कॉमा 2 इज द सोल्यूशन। 4 कॉमा 2 इज द सोल्यूशन। अब 4,2 इसका सोल्यूशन है, तो यहां से 7 इंटू ए प्लस बी, तो 7 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो फाइनल आंसर इज 42। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7 by 25 where 0 degree less than theta less than 90 degree means theta is acute, then write the value of 36 into secant theta plus tangent theta। देखो sin theta गिवन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब sin का डायरेक्ट रिलेशन secant के साथ tangent के साथ नहीं। हाँ, sin theta गिवन है, तो I can apply the definition to find the values of secant theta and tangent theta। तो साइन थीटा 7 by 25 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना लेता हूं। से दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा इज गिवन 7 by 25 मींस इफ दिस इज 7k दिस इज 25k। तो डेफिनेशन यही है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा? एंगल के अपोजिट। मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? हमने सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा को इन्वॉल्व करना है, तो थर्ड साइड वी कैन इजीली फाइंड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब वो आ जाएगी हमारे पास 24k। वंस ये हुआ, इसके बाद हम सीकेंट थीटा लिखना चाहते हैं। सीकेंट थीटा क्या है? सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस कौन सा? एंगल के एडजेसेंट। तो 36 इंटू सीकेंट थीटा की वैल्यू 25/24 प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/24। तो ये हो गया 36 इंटू इधर 24, 25 प्लस 7 इज 32। तो 8 4 जा, 8 3 जा, 3 12 जा, क्या आ गया? 12 इंटू 4 48। तो फाइनल आंसर 48। Now we will discuss question number 6. The midpoint of a line segment is -4, -2 and one end of the segment is -6, 4. If P, Q be the other end, then write the value of minus of P plus Q. माइनस ऑफ P plus Q की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? P और Q की वैल्यूज फाइंड करनी। अब P और Q क्या है? लाइन सेगमेंट का अदर एंड। एक एंड दे रखा है हमारे को, वन एंड ऑफ द सेगमेंट इज -6 4, अदर एंड इज P, Q, और क्या गिवन है? मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट इज -4 -2। इस सेगमेंट का मिड पॉइंट -4 -2, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब 1:1। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमारे को आता है सेक्शन फॉर्मूला से, भाई x1 प्लस x2 बाय 2 गिव्स मी द x कोऑर्डिनेट। तो -4 इज इक्वल टू -6 प्लस p बाय 2। तो यहां से मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? p की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया -8 इज इक्वल टू -6 प्लस p। p comes out to be -2. Similarly, I can get the y coordinate. -2 is equal to y1 plus y2 by 2. तो यहां से मेरे पास आ गया -4 is equal to 4 plus q. q comes out to be -8. Once q आ गया -8, तो माइनस ऑफ p प्लस q, तो माइनस ऑफ -2 प्लस -8, तो -10. Minus of -10 is 10, which is the final answer. Now question number 7. Write the largest number which divides 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5 and 6 respectively. Largest number that divides these numbers, leaving remainders 4, 5 and 6. 4, 4, 5 को जब वो डिवाइड करता है नंबर, तो रिमाइंडर कितना है? 4। जब 572 को वो नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना है? 5। जब 699 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना है? 6। तो एक केस में रिमाइंडर 4, एक केस में रिमाइंडर 5, एक केस में रिमाइंडर 6। दैट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज 3 नंबर्स। अगर ये रिमाइंडर ना बचे तो फिर तो नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस रिमाइंडर को नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तीनों केसेस में। तो यहां क्या नंबर आया? 441, यहां पे आया 567, यहां पर आया 693। अब मेरे पास ये 3 ऐसे नंबर्स आ गए विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच नंबर? बाय द लार्जेस्ट नंबर वी वांट टू फाइंड। तो लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज 3 numbers means
लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस मीन इन तीनों का फैक्टर, तीनों का फैक्टर मीन्स तीनों का कॉमन फैक्टर, और लार्जेस्ट मीन्स तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहला नंबर अगर मैं बात करूं 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, 567 की भी कर सकते हैं, 693 की भी कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती है, तो 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 567 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 7, एंड लास्ट वन 693 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। ठीक, वंस ये आ गई तो अब हमने क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो, 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 की कौन सी पावर लेंगे, लीस्ट पावर, जो तीनों में कॉमन हो। तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, तो विल टेक 3 रेज टू द पावर 2। और कॉमन फैक्टर कौन सा है, 7, 7 की कौन सी पावर लेंगे, लीस्ट पावर, इधर 1 इधर 1 इधर 2, तो विल टेक 1। तो 3 स्क्वायर इंटू 7 दैट इज 63। तो फाइनल आंसर इज, now question number 8 is 3 tan theta is equal to 4 and 25 cos square theta plus 64 cosecant theta is equal to p, then write the value of p minus 10। p minus 10 की वैल्यू लिखनी, p है क्या, 25 cos square theta plus 64 cosecant theta की वैल्यू, गिवन क्या है, 3 tan theta is equal to 4। अब अगर आप देखो tan थीटा गिवन है, हमारे को cos स्क्वायर थीटा कोसेकेंट थीटा को इन्वॉल्व करना है, तो डायरेक्टली अगर हम इसमें देखें तो कोई रिलेशन नहीं मिलता है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन गो विद द डेफिनेशन। तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स tan थीटा इज 4/3। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाता हूं, से दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू है 4/3, मीन्स इफ दिस इज 4k दिस इज 3k। tan थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 4k है ये 3k है, तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड द हाइपोटेन्यूज दैट विल कम आउट टू बी 5k यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये आ गया तो मैं cos थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा क्या होता है, बेस एडजेसेंट टू द एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा आ गया 3/5, और कोसेकेंट थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज अपोजिट टू द एंगल, तो 5/4। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं, तो 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर तो 9/25 प्लस 64 इंटू कोसेकेंट थीटा इज 5/4। ये तो वैल्यू आ गई p की, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, p माइनस 10 मीन दिस माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ गया 9 प्लस 4 16 16 5 80, ये हो गया 89 माइनस 10। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 79। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। In a competitive examination, 2 marks are awarded for each correct answer, while 1 mark is deducted for every wrong answer. A candidate answered 120 questions and got 180 marks. Write 1/4 of the number of questions he attempted correctly. क्या फाइंड करना है, 1/4 of what, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन उसने करेक्टली अटेम्प्ट करे होंगे, कुछ इनकरेक्टली करे होंगे, हमें नहीं पता कितने कितने करे, बट फॉर ईच करेक्ट ही गेट्स 2 मार्क्स, while 1 is deducted for every wrong answer, मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो -1 हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली करे, कितने इनकरेक्टली करे, बट क्या है, अ कैंडिडेट आंसर्ड 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन
के उसने आंसर दिए और मार्क्स मिले 180। भाई अगर सारे करेक्ट देता तब तो 120 इंटू 2 240 मिलने थे, मतलब उसने कुछ तो गलत दिए। अब हमें नहीं पता कितने गलत दिए, तो हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटीज को एज्यूम करते हैं, जैसे करेक्टली उसने कितने आंसर करे हमें नहीं पता, से एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर करे और रिमेनिंग जो थे इनकरेक्टली आंसर कर दिए, इनकरेक्ट से वाई। बट हमें पता क्या है, 120 क्वेश्चंस टोटल उसने आंसर करे, मींस एक्स प्लस वाई कितना है 120, एक इक्वेशन। और क्या गिवन है, मार्क्स मिले 180। अब अगर x क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करें, हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 2 के लिए 2 इंटू 2 4, 3 के लिए 3 इंटू 2 6, x के लिए x इंटू 2 दैट इज 2x मार्क्स मिले उसको। और 1 इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग, जितने रॉन्ग हुए हर एक के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ, तो y क्वेश्चन के लिए कितने डिडक्ट हुए -y, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो y क्वेश्चन के y मार्क्स डिडक्ट हो गए। टोटल मार्क्स उसको जो मिले वो कितने थे 180। मेरे ख्याल से ये पेयर ऑफ इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज 120, 2x माइनस वाई इज 180। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या कर दो, ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 300, x इज 100। x था द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, हमने क्या निकालना था 1/4 ऑफ दिस नंबर, तो 1/4 ऑफ 100, 1/4 इंटू 100, so the final answer is 25. Now question number 10. If the zeros of this polynomial 121x square minus 363x plus 260 are a by 22 and 20 by b, where 20 by b is greater than a by 22, then write the value of 2 into a minus b. इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू लिखने के लिए a और b की वैल्यूज चाहिए। a और b कहां इन्वॉल्व है, a by 22 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 20 by b इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये दोनों इसकी जीरोस हैं। और क्या गिवन है 20 by b इज ग्रेटर देन दिस, मतलब दिस इज द बिगर जीरो। और ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली 2 जीरोस इसकी होंगी, इस फॉर्म में दे रखी हैं जीरोस। क्या हम इसकी जीरोस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जीरोस फाइंड कर लें तो कंपेयर करके आई कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेरी इजीली। देखें 121x स्क्वायर माइनस 363x प्लस 260। अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ऐड करके क्या आना चाहिए 363, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन के साथ, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए दिस इंटू दिस, दैट इज 121 इंटू 260। अब ऐसे नंबर सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट चाहिए ना, 121 इज अ वेरी सिंपल नंबर, 11 इंटू 11, क्योंकि आगे तो फैक्टराइजेशन होती नहीं। और 260 की बात करें तो 260 में एक फैक्टर तो बड़ा आसानी से दिख रहा है, दैट इज 13। तो बेसिकली ये क्या है, इंटू 13 इंटू 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहां से अगर आप देखो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारे को दिखेगी। अभी अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो इन दोनों का सम कितना बनता है 381, 121 एंड 260। अगर दोनों नेगेटिव रख दूं तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बट सम बनेगा 381, हमें चाहिए 363। थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। अगर आप देखो एक 11 को मैं इधर कर देता हूं और इस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये कितना आया 220 और ये कितना आया 143। क्या इन दोनों का सम 363 बना? बिल्कुल बन गया। दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा
प्रॉब्लम इज ओवर, प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना, स्ट्रेट अवे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। 121x स्क्वायर माइनस 220x माइनस 143x प्लस 260। अब यहां से अगर हम देखें तो कुछ कॉमन, 11x कॉमन, क्या बचा 11x माइनस 20, और यहां से अगर हम देखें तो माइनस 13 कॉमन, 11x माइनस 20। तो अब हो गया 11x माइनस 20 इंटू 11x माइनस 13। तो जीरोस मिल गई, एक जीरो आ गई 20/11 और इधर से जीरो आ गई 13/11। अब इनमें से बड़ी जीरो कौन सी है? बड़ी जीरो है 20/11। तो 20/11 किसके इक्वल है? 20/b। तो 20/b इज इक्वल टू 20/11। तो दिस इंप्लाइज b की वैल्यू क्या आ गई? 11। ऐसे ही a/22 इज इक्वल टू 13/11। अब अगर आप देखो तो यहां से मेरे को वैल्यू ऑफ a मिल जाएगी, कितनी? a कम्स आउट टू बी 26। a 26 आया, b 11 आया, तो 2 इंटू a माइनस b, 26 माइनस 11 इज 15 and 2 into 15 is 30. So the final answer is 3030. Now question number 11. If alpha and beta are the zeros of 4x square plus 3x plus 7, then write the value of 343/15 into 1 over alpha cube plus 1 over beta cube. हमारे को इसकी वैल्यू लिखनी है। गिवन है अल्फा एंड बीटा क्या है? इसकी जीरोस। अब अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं, इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी है। अल्फा और बीटा तो पता नहीं, बट हमारे को ये तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 3/4। और क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 7/4। ये दोनों पता है, हमारे को इस पर जाना है। देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम एलसीएम लें तो ये बन गया बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब इसकी वैल्यू तो बड़े इजीली मिल जाएगी, इसका क्यूब करूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे जाना है। अगर आप ध्यान दो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों? जब हम इसका क्यूब करते हैं इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी आता है, तो वो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसीलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये चीज आ जाएगी। यही मैं अप्लाई कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो माइनस 3/4 का क्यूब माइनस 27/64 माइनस 3ab 3 अल्फा बीटा, तो माइनस 21/4 इंटू a प्लस बी माइनस 3/4। तो ये क्या बना? माइनस 27/64 प्लस 63/16। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 225/64। और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मींस इसका क्यूब, दैट विल बी 343/64। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। 343/15 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 225/64 अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका क्यूब 343/64, तो 343/64, तो ये इधर आ जाएगा, तो इंटू 64/343 ये आया। तो 64 से 64 कैंसिल हुआ, 343 से ये कैंसिल हुआ, 225/15 gives you 15, which is the final answer. And finally, the last question of paper 2
as well as of test 15, that is question number 12. If the point P 1 comma minus 12 by 5 lies on the line segment joining A 4 comma minus 3 and B minus 1 comma minus 2 such that AP is K times AB, then write the value of 25K square. Write the value of 25K square. 25K square की वैल्यू लिखनी है, ये मिल जाएगी अगर हमें K की वैल्यू मिल जाए। K कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? AP is K times AB, मीन्स AP by AB दे रखा है हमारे को K, तो AP और AB की रेशियो इज K। अब हम देखते हैं गिवन क्या है। देयर इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 4 comma minus 3 with B minus 1 comma minus 2, and there is a point P which lies on this line segment 1 comma minus 12 by 5, और AP ratio AB मतलब this over whole is K। इसका हम यूज कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू पे जाना है। अब ये पॉइंट पता है हमारे को, तो नेचुरल है AP रेशियो PB कुछ रेशियो होगी, हमें नहीं पता क्या रेशियो है। लेट द रेशियो इज T रेशियो 1, लेट दिस रेशियो इज T रेशियो 1। अब x कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू T इंटू माइनस 1, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो दैट इज माइनस T प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन T प्लस 1, तो ये आ गया T प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस T प्लस 4, तो दिस इज 2T इज इक्वल टू 3, T इज इक्वल टू 3 बाय 2, मीन्स यहां पर जो रेशियो आ गई वो आ गई 3 रेशियो 2। अब हमारे को क्या दे रखा है? AP रेशियो AB इज K। इफ दिस इज 3A, अगर इतना पार्ट 3A है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 2A, तो टोटल इज 5A, तो क्या बन गया 3 बाय 5, तो AP रेशियो AB इज 3 बाय 5, तो 3 बाय 5 इज इक्वल टू K। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 25K स्क्वायर, तो 25 इंटू K स्क्वायर इज 9 बाय 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर इज 9। होप you have enjoyed the discussion of test number 15. If you have really enjoyed it, do like the video and also share this video among your school friends. And do not forget to subscribe to our channel RN Classes Private Limited.